नए टेन्योर में तमाम माननीय सदस्य जो नए चुनकर आते हैं, जो पुराने माननीय सदस्य हैं, उन लोगों के बीच में इस संसदीय व्यवस्था के बारे में बारीकी जानकारी देने के लिए विधानसभा के तरफ से एक प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उसी कार्यक्रम में आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे राज्य के युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी हमारे बीच उपस्थित, ऐसे आप सभी राजनीतिक क्षेत्र के ही हों या दूसरे क्षेत्र के हों, सारे लोग जानते हैं कि संविधान और वर्तमान संसदीय व्यवस्था में हमारे देश के अंदर में एक जानकारी रखने वाला व्यक्ति जो हमारे राज्यसभा के उपसभापति हैं माननीय हरिवंश जी भी उपस्थित हैं। उनके साथ हमारे राज्य के वित्त मंत्री आदरणीय राधा कृष्ण किशोर जी हैं, हमारे रांची के लोकप्रिय विधायक और लंबे समय से संसदीय व्यवस्था के जानकार हमारे चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी हैं। हमारे बीच पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव के रिसर्च के टीम के प्रमुख चक्षु राय जी और उनके साथ आए हुए इनके टीम के तमाम लोग, हमारे विधानसभा सचिवालय के प्रभारी सचिव मानिकलाल हमरम जी, आपके बीच में इस विषय पर जो टेक्निक विषय है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए विधानसभा सचिवालय के कई वरीयतम पदाधिकारी भी उपस्थित हैं और हमारे सामने जो बैठे हुए हैं झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यगण, पत्रकार बंधु, मीडिया, सबको मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं और जोहार करता हूं। यह प्रबोधन सत्र उद्देश्य पूर्ण तरीके से बजट सत्र के दौरान रखा गया ताकि आपसे इन सत्रों के दौरान जो एकेडमिक डिस्कशन हो उसका प्रयोग आप सत्र के दौरान स्वयं करें और बेहतर तरीके से समझ सकें। लोकतंत्र को और प्रभावी बनाने की दिशा में हम एक मजबूत कदम उठा सकें। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र में विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। संसदीय लोकतंत्र में यह स्थान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सदनों के माध्यम से राज्य और देश के अंतिम संप्रभु जनता अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए शासन का संचालन करती है। इस कारण राज्य की सबसे बड़ी महापंचायत के सदस्य के रूप में आप एक साथ कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। राज्य के विधानसभा के सदस्य के रूप में आपके सभा में निहित समस्त विधायी शक्तियां व्यक्तिगत रूप से निवास करती है। आप राज्य के जनता के लिए बनाए जाने वाले कानूनों पर चर्चा करते हैं। आप ही के मतों के शक्ति से वह वास्तव में कानून का रूप ले पाता है और इसका राज्य की जनता पर बड़ा दूरगामी प्रभाव होता है। आप राज्य के विधायिका के सदस्य होने के नाते राज्य की कोष पर नियंत्रण रखते हैं। आप सदस्यों के मत की शक्ति से ही कार्यपालिका आपके द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत खर्च करती है और इस व्यय का एक एक पैसा का हिसाब महालेखाकार के माध्यम से सदन के पटल पर रखा जाता है, जिसका आप बारीकी से समीक्षा करते हैं। अलग अलग समितियों के रूप में आप एक मिनी असेंबली की तरह प्रत्येक विभागों के कार्यकलापों की गहन और सूक्ष्म समीक्षा भी करते हैं और सरकार के समक्ष अपनी अनुशंसाएं करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, आप में ही से, आपके ही ताकत से बहुमत दल के नेता चुने जाने पर राज्य की कमान संभालते हैं, माननीय मुख्यमंत्री बनते हैं।
आप ही के ताकत से उसी तरह से मान्य प्रतिपक्ष के नेता भी बनते हैं। ये सारी बातें कहते हुए मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरे जैसे हर कोई इस बात को जानते हैं, परंतु यह प्रबोधन कार्यक्रम इस बात को मनन और चिंतन का है। इन जिम्मेदारियों का बोझ जो हमारे कंधों पर इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता ने डाला है, उसका निर्वहन किस प्रकार करेंगे, इसको याद दिलाने के लिए इस कार्यक्रम को हम लोग आयोजित किए हैं। माननीय सदस्य, हमारे सदन में 9 बार चुनाव जीतकर हमारे बीच माननीय सदस्य आए हैं, जो काफी अनुभवी हैं। दूसरी ओर इस सदन में पहली बार 21 माननीय सदस्य चुनकर आए हैं। उनके नए नए विचार हैं, रचनात्मक चिंतन है। अपने संसदीय अनुभव से कुछ बात या तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं। कार्यपालिका पर नियंत्रण, आप राज्य के विधायिका के रूप में प्रश्नों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। इस नियंत्रण का बड़ा महत्व है। किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था वास्तव में परमानेंट एग्जीक्यूटिव या ब्यूरोक्रेसी के द्वारा चलाई जाती है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या जनप्रतिनिधि एक समय अंतराल के लिए जनता के द्वारा चुने जाते हैं और राज्य के कार्यपालिका का नेतृत्व प्रदान करने के साथ साथ विधायिका का निर्माण करते हैं। प्रश्नों के माध्यम से विधायिका अपने द्वारा बनाए गए कार्यपालिका के सीधा प्रश्न करती है, जिसका उत्तर परमानेंट एग्जीक्यूटिव से प्राप्त कर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार प्रश्न विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आप प्रश्नकाल जानते हैं। विधायक के रूप में आप कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। चलते सदन में अल्पसूचित, तारांकित प्रश्न, ध्यान आकर्षण प्रश्न, शून्यकाल के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सदन जब आहूत न हो तब आप तारांकित प्रश्न के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। इनके अलावा निवेदन के माध्यम से भी आप ज्वलंत मुद्दों राज्य के सरकार को ध्यान दिला सकते हैं। गैर सरकारी संकल्पों के माध्यम से अति लोक महत्वपूर्ण विषयों पर आप सरकार का आश्वासन प्राप्त कर सकते हैं और उन जनहित के मामले को मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं। आप इन तमाम जो वेपन्स, जो हथियार जिसका आपको इस्तेमाल करना है, उसके पीछे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ता है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। प्रश्न पूछते समय संबंधित विषयों का पूरा अध्ययन कर लिया जाना चाहिए, ताकि पूरक प्रश्नों के माध्यम से आप अपने उद्देश्य के मूल तक बिना किसी भटकाव पहुंच सकें। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर प्रश्न करते समय प्रश्न को बारीकी से अध्ययन नहीं करके प्रश्न को अगर सभा सचिवालय के अंदर रखते हैं तो आप पूरक प्रश्न ढंग से नहीं कर पाते हैं। और जब तक आप पूरक प्रश्न नहीं कर पाते हैं तो हमारा ट्रेजरी बेंच के तरफ से जो जवाब आता है, उस जवाब से कभी कभी आप संतुष्ट भी नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मेरा आपसे कहना है, प्रश्न जिस विषय पर प्रश्न को विधानसभा के अंदर आपको लाना है, निश्चित रूप से उस विषय पर आपका अध्ययन होना चाहिए और आप जिस लक्ष्य तक पहुंचने का चिंता करते हैं उसके लिए पूरक प्रश्नों का भी निर्माण उसी हिसाब से करना पड़ता है। क्योंकि आपके साथ बैठे अपर मुख्य सचिव बात को बेहतर समझते हैं और परमानेंट एग्जीक्यूटिव सीधा उत्तर देने के बजाय ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में वो उत्तर दे देता है और ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में उत्तर दे देने के क्रम में कहीं आपका प्रश्न डाइल्यूट होने की संभावना हो जाता है। इसीलिए प्रश्न के गहराई और प्रश्न के तथ्य और तत्व के बारे में आपका पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम पूरक प्रश्न करते हैं। इन पूरक प्रश्नों का महत्व क्या है, इसको ऐसे समझना चाहिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में
भारतीय सदस्यों को शामिल किए जाने लगा, तब बहस के दौरान भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने का आजादी नहीं थी और अंग्रेज ये समझते थे कि अगर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इन भारतीयों को दे दें तो राष्ट्रवादी भारतीय सदस्य उनकी सच्चाई डिबेट और डिस्कोर्स के माध्यम से जनता के सामने ले जाएंगे। इसलिए पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं था। इसलिए मैं इस विषय को आपके विषय में पूछा कि पूरक प्रश्न जो आपने करते हैं इसका महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण ये चीज है। इस विषय पर भी आपको गहन से अध्ययन करने की आवश्यकता होता है। अब हम आते हैं शून्यकाल में। सारे माननीय सदस्य हमारे शून्यकाल डालते हैं, बहुत मेहनत करके सुबह आकर के शून्यकाल देते हैं और शून्यकाल को पढ़ते हैं। और इस शून्यकाल में अति महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत विषय जो राज्य के अंदर सदन चलते समय में या सदन नहीं चलने के क्रम में आपको एहसास हुआ और समझ में आया, उस विषयों को सदन में लाने का काम आप करते हैं और कार्यपालिका के द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया जाता है जिसमें आपके क्षेत्र का या राज्य का ऐसे मुद्दा जिसका समाधान होने की संभावना व्यापक होता है। अब मैं आपको एक बात से आग्रह करना चाहता हूं, सदन के अंदर सिर्फ मेरा ही सदन, झारखंड विधानसभा का सदन नहीं, बल्कि देश के अंदर में जितना प्रांत है सारे सदनों का जो समाचार आता है, यहाँ तक कि लोकसभा का या हमारे उपसभापति महोदय भी आपके बीच बैठे हुए हैं, वहां भी सदन के अंदर में व्यवधान उत्पन्न करने का एक परिपाटी अत्याधुनिक रूप से एक चुनौती बन करके हमारे सामने आ रहा है। सदन के अध्यक्ष के रूप के लिए जो सबसे पीड़ादायक होता है वो है सदन के बहुत सारा समय व्यवधान और शोर शराबा में बीत जाता है और गंभीर जनहित के जो मुद्दा है, गंभीर जनहित का मुद्दा को हम समाधान नहीं कर पाते। पंचन झारखंड विधानसभा में सभी इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने विधानसभा में एक नवाचार करने का काम किया कि कार्य सूची में प्रश्न काल के बाद में लाने की व्यवस्था की गई। पहले कार्य स्थगन हम लोग पहले लाते थे और कार्य स्थगन लाने के क्रम में सदन के अंदर में हंगामा होने की संभावना होता था, इसीलिए प्रश्नकाल जैसे बाधित न हो, इसलिए मैंने इस कार्य स्थगन को प्रश्नकाल के बाद ही इसको लाने का एक नई व्यवस्था दी। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रश्नकाल केवल 1 घंटे के होता है और इसे दूसरे समय में कभी भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जबकि अन्य कार्य सत्र के दौरान दिन में किसी भी समय हम कर सकते हैं और यदि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो कार्य सदन में कभी नहीं हो सकता है। इसलिए माननीय सदस्यों को यह समझना पड़ेगा कि हमारे विधानसभा में प्रश्नकाल का जो समय होता है यह बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण विषय होता है। इसको हर हाल में व्यवधान उत्पन्न करके इसको हम इस समय को बर्बाद नहीं करें, तभी हम 3.5 करोड़ जनताओं का जो अपेक्षित जो सवाल है जिसको लेकर के आप सदन के अंदर में रखे हैं उस पर बात और विचार हो सकता है। व्यवधान पर जीबी मावेलंकर जो देश के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, गणेश वासुदेव मावलंकर जी ने कहा था कि आजादी के पहले चूंकि देश में उत्तरदायी सरकार नहीं थी, सरकार का देश के लोगों के प्रति उतना अकाउंटेबिलिटी नहीं था, इसलिए सदन में अध्यक्ष के रूप में सारे अध्यक्षों के स्थगन प्रस्ताव को लचीले रूप से उपयोग में लाया था। परंतु आजादी के बाद जब देश में उत्तरदायी सरकार है और सदस्यों के पास सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए तमाम ऐसे वेपन्स और साधन उपलब्ध है, तो स्थगन प्रस्ताव को कड़े रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है, जिस प्रकार ब्रिटेन की संसद ने इसको लागू किया है। लोकतंत्र का मूल आधार चर्चा, वाद विवाद, संवाद है। प्रत्येक दल की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचार होती है जो दूसरे दलों से भिन्न होती है। इसमें पक्ष विपक्ष में विरोध होना स्वाभाविक है, परंतु
विरोध की उष्मा में जनहित की हानि न हो, इसमें सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि चुनाव में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, परंतु चुनाव जीतने के बाद पक्ष और विपक्ष एक ही उद्देश्य जनहित का है। अभी हाल ही में बिहार के दौरे पर मैं सीपीए के बैठक में गए थे, उसमें माननीय राज्यसभा के उपसभापति महोदय भी उपस्थित थे। एक विषय एक प्रांत से आया कि बेल में आने के बाद सदस्य स्वतः निलंबित हो जाता था। मैंने देश के विभिन्न प्रांतों के स्पीकर रहने के साथ मैंने इस विषय पर आपत्ति दर्ज कराया और बोले नहीं, अगर आप माननीय विधायक को बेल में आने से अगर रोक देंगे, बिल्कुल रोक देंगे, तो उनकी बातों को रखने का या अभिव्यक्ति को प्रकाश करने का जो प्रखरता है वो कुंद होने की संभावना है, इसलिए उसको भी रहना उचित है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह से अगर सदस्यों को, चुने हुए जनप्रतिनिधि को हम अगर रोकते हैं उनके अधिकार से, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करने का पूरा अधिकार है, परंतु इस प्रकार का व्यवहार अंतिम हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और एक सकारात्मक विपक्ष यह जानता है कि इस अंतिम हथियार का प्रयोग कब किया जाना है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के पश्चात सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने विरोध का साधन होने के बावजूद अंग्रेजी शासन के सारे बुराइयों को जनता के समक्ष इस तरह से शीशे की तरह साफ कर दिया, जो कालांतर में स्वतंत्रता के पृष्ठभूमि को तैयार किया। विधि निर्माण की भूमिका, यह भी आप ही का काम है। हमारे माननीय विधायक लोग विधि निर्माण करते हैं। सदन के सदस्य के रूप में विधान के निर्माण में आपकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर विधानसभा एक कानून का निर्माण करती है। वैसे तो संविधान के रूप में धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक लाने का अधिकार प्रत्येक माननीय सदस्यों का है, परंतु वास्तविकता में सदन में विधेयक सत्ता पक्ष के माध्यम से लाया जाता है। बहुमत का समर्थन होने के कारण सत्ता पक्ष के विधेयकों का कानून के रूप में परिवर्तित होना स्वाभाविक होता है, परंतु विधि के निर्माण में प्रत्येक विधायक की बड़ी भूमिका होता है। परंतु उस भूमिका का निर्वहन करने के लिए विषय का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि विधेयकों को आप अच्छी तरह से अध्ययन करें, अच्छी तरह से आप पढ़ें। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल, मैं इस बात पर विशेष बल दूंगा कि विधेयक को पढ़ते समय अंतिम पृष्ठ उसके उद्देश्य और हेतु यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि इन विधेयकों की सार इसी में छुपा रहता है। जबकि विधेयक के संशोधन साबित हो कि मूल विधेयक अवश्य पढ़े ताकि संशोधन के उद्देश्य आप भली भांति से समझे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी इस विषय पर जब होता है, जब विधेयक आता है, तो उसको प्रवर समिति में भेजने का परिपाटी भी हमारे संविधान के अंदर में है। हम उनको प्रवर समिति में भेजते हैं और कई बार विधेयक को विचार है तो समितियों को सुपुर्द किया जाता है और प्रवर समिति के सदस्य भी आप ही में से माननीय सदस्यगण होते हैं। और उस जगह इस विधेयक में पंखानुपंख रूप से सांगोपांग विचारों के उपरांत इस विधेयक के सरकार के समक्ष आता है और फिर ये एक अच्छे कानून का रूप लेता है, जिसमें हमारे राज्य के तमाम जनता उस कानून को मानने के लिए बाध्य होते हैं और आच्छादित होते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कानूनों का वास्तविक क्रियान्वयन नियमों के माध्यम से होता है। सभा नियम बनाने की शक्ति कार्यपालकों को सौंप देती है। सदन के सदस्य के रूप में आपकी जिम्मेदारी यह भी है कि इन नियमावलियों को आप सम्यक रूप से अवलोकन करें और उनमें आई त्रुटियों पर प्रश्न उठाए। झारखंड विधानसभा में उनके लिए एक प्रत्याशित विधानसभा समिति बनाया गया है, जो ऐसे नियमों का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा सौंपती है और सरकार इस पर विचार भी करती है। वित्तीय कार्य, राज्य विधायिका का राजकोष का संरक्षण होता है। ऐसे में विधायक के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि राजकोष के खर्च पर कड़ी नजर रखे। बजट को पारित करने के समय विधायिका की अहम जिम्मेदारी है भारतीय संविधान के
प्रावधानों के अनुरूप विधानसभा के अनुमति के बगैर एक पैसे का भी निकासी न किया जाता है, न खर्चा हो सकती है। हम में से हर कोई अर्थशास्त्री नहीं है। हम हो सकता है कि इस विषय पर मर्मज्ञ नहीं है, बहुत ज्यादा जानकार नहीं है, परंतु जन सरोकार से जुड़े होने के कारण अपने राज्य की प्राथमिकताएं और जरूरतें अन्य लोगों से बेहतर समझते हैं। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने राजकोष के संरक्षण की जिम्मेदारी हम विधायकों को सौंपी है। आप सभी माननीय विधायकों से अनुरोध करूंगा कि सदन पटल पर रखी गई आर्थिक सर्वेक्षण राज्य के आर्थिक दिशा दशा का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करता है। हमें इस डॉक्यूमेंट को बेहतर तरीके से अध्ययन करना चाहिए। राजकोष के संरक्षण के कार्य में हमारा सहयोग महालेखाकार भी करते हैं, इसलिए महालेखाकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर रखा जाता है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप इन प्रतिवेदनों को गंभीरता पूर्वक पढ़ें और झारखंड विधानसभा के लोक लेखा समिति को इस संबंध में सीधी जिम्मेदारी दी गई है। और लोकतंत्र की सुंदरता देखिए, कि सुंदरता यह है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का पद हमेशा विपक्ष के माननीय वरिष्ठ सदस्यों को सौंपा जाता है, ताकि इस पर बढ़िया निगरानी रख सके। इस प्रकार सदन के सदस्य के रूप में हम सबके ऊपर राज्य की जनता के बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में संविधान निर्माण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इस बात हमेशा याद रखनी चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर का इस बात हम उन्हीं के बात पर कोट कर रहा हूं कि हाउएवर गुड कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इट इज श्योर टू टर्न आउट बैड बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट happen to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot. कोई संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उन्हें लागू करने वाले अच्छे नहीं है तो वह बुरा साबित हो जाता है। अगर संविधान अच्छा भी नहीं है लेकिन लागू करने वाला व्यक्ति अगर अच्छा हो तो वह अच्छा साबित होता है। आइए हम सब मिलकर के अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए बेहतर झारखंड निर्माण करने के लिए अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ पर उपस्थित तमाम माननीय सदस्यों को स्वागत करते हैं। माननीय हमारे जो अतिथि हैं सबको स्वागत करते हुए अपने वाणी को समाप्त करते हैं। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in